जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एक साहित्य की डायरी। एक साहित्य की डायरी यह एक ऐसी कृति है जिसने अपने शिल्प और विचार तत्व दोनों की विशेषता के कारण पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और साथ ही अपनी आदर मान को पाया है। ये जो रचना है, ये रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे करते हैं। इनका जन्म होता है 1917 में। कब होता है दोस्तों? 1917 ईस्वी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन कब है, या फिर यहाँ पर ये जो हम लोग क्रम में लगाने के लिए जो आता है वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछी जाती है। साथ ही अब डायरेक्ट हम इनका आएंगे प्रमुख रचनाओं पर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाली है। तार सप्तक में इन्होंने जगह पाई, जो उन्होंने 17 कविताओं का संकलित किया है। कितना? 17। जो इसका तार सप्तक है उसका जो प्रकाशन होता है 1943 में, इसमें उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया। इसमें तार सप्तक में संग्रहित मुक्तिबोध की 17 रचनाओं में अगर देखा जाए तो पहला आता है आत्मा के मेरे मित्र। जहन में रखेंगे दोस्तों, ताकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्या है? आत्मा के मित्र मेरे, दूर तारा, खोल आंखें, आसक्त, मेरे अंतर, मृत्यु और कवि, नूतन आहा, विहार, पूंजीवादी समाज के प्रति, नाश देवता, सृजन क्षण, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, व्यक्तित्व और खंडहर, मैं उनका ही होता, हे महान, और लास्ट जो 17वां है वह है एक आत्म वक्तव्य। काव्य संग्रह में अगर इनका देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964, ना जाने कितनों बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों। चांद का मुंह टेढ़ा 1964। भूरी भूरी खाक धूल 1980। कब होता है? भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहानी संग्रह में देखा जाए काट का सपना 1967। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों। हम लोग दिल से और निवेदन करता हूँ कि आप जरूर नोट करते हुए चलेंगे, ताकि याद होने के साथ साथ एग्जाम में भी भली भांति इस चीज़ का हम नोट डाउन कर सकें। काट का सपना 1967। दूसरा आता है सतह से उड़ता आदमी 1971। अगर हमारी ट्रिक मतलब मेरी ट्रिक से अगर आप लोग याद कीजिएगा तो सतह से कितना आदमी उठा है? 71 आदमी। कितना आदमी? 71 आदमी। तो ये याद करेंगे। सतह से कितना आदमी उठा? 71 आदमी। काट का सपना कितना आदमी देख रहा है? 67 लोगों ने सपना देखा। किसका? काट का सपना देखा। अपनी अपनी ट्रिक होती है, जैसी आप लोग की बने वैसे याद कीजिएगा। उपन्यास में अगर इनका देखा जाए तो विपात्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। विपात्र किनका है? गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख उपन्यास है 1970 ईस्वी में। कब होता है? 1970 ईस्वी में विपात्र। क्या दोस्तों? विपात्र। आलोचना एकदम मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कमायनी एक पुनर्विचार 1952। कमायनी एक पुनर्विचार कब होता है? 1952, 1952। कब? 1952। कमायनी एक पुनर्विचार 1952 ईस्वी में। नई कविता का आत्मसंघर्ष 1968 में। नई कविता का आत्मसंघर्ष 1968 ईस्वी में। कितना दोस्तों? 1968 में। कौन सा? नई कविता का आत्मसंघर्ष। तीसरा आता है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा में एक साहित्य की डायरी 1965 ईस्वी में। एक साहित्य की डायरी 1965 ईस्वी में एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
निबंध में देखा जाए तो भारत इतिहास और संस्कृति 1962 ईस्वी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? भारत इतिहास और संस्कृति 1962 ईस्वी में इनकी रचना आती है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्वानों के राय अगर देखा जाए इनके विषय में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चन सिंह कहते हैं इनके विषय में, सच्ची क्रियापरक समाजवादी दृष्टि तथा फैंटेसी शिल्प के कारण उनकी अपनी निजी पहचान बन जाती है। किसके कारण? फैंटेसी शिल्प के कारण। कथन किसका है? बच्चन सिंह का। पर इस दृष्टि तथा शिल्प की प्राप्ति करने में उन्हें आत्मा यातना की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। कहने का मतलब है जो दुख रहता है, जो तकलीफ रहता है, उसकी आत्मा को जो ठेस पहुंची है उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर तक गुजरना पड़ा, ज़्यादा दिन देखना पड़ा। इस यातना को दो ही कवि भोगा है, एक निराला ने, दूसरा मुक्तिबोध ने। निराला को यहाँ क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने जो अपनी संतान की रचना जूही की कली पर लिखी गई थी, उस रचना को प्रकाशित करने में काफ़ी दुख का सामना करना पड़ा था और उनके जीवन में भी काफ़ी दुख थी, इसलिए दोनों को एक दूसरे से तुलना किया गया है। मुक्तिबोध के बीड़ी पीने की लत पर शमशेर का कहना है, इनका एक सहपाठी था शांताराम, जो गश्त की ड्यूटी पर तैनात हो गया था। गजानन उसी के साथ शहर की घुमक्कड़ी पर निकले जाते और बीड़ी का चस्का शायद तभी से लगा। ये कथन किसका है? ये शमशेर बहादुर सिंह की कथन है। रामविलास शर्मा इनके विषय में कहते हैं कि मुक्तिबोध की कविता असुरक्षित जीवन की कविता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामविलास शर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? मुक्तिबोध की कविता असुरक्षित जीवन की कविता है। असुरक्षित जीवन की कविता है। नामवर सिंह इनके विषय में कहते हैं, मुक्तिबोध का संसार कुल मिलाकर निषेध का निषेध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसका है? नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है कि मुक्तिबोध का संसार कुल मिलाकर निषेध का निषेध है ना, इनका प्रमुख कथन है। इनका अगर शमशेर बहादुर सिंह द्वारा कही गई राय अगर देखा जाए तो कहता है यहाँ पर, मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों में से भरी भारी, कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। मतलब उनकी जितनी भी रचनाएं होती है मुक्तिबोध की, सभी के सभी इम्पोर्टेंट होती है। रामविलास शर्मा का मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर कथन है कि एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है कि मुक्तिबोध का जो काव्य का रचना है चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में जो है वो एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछी भी गई है। निर्मला जैन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतस्थल का विप्लव कहा है। किसने कहा? निर्मला जैन ने। किसने? तो निर्मला जैन ने यहाँ पर मुक्तिबोध को अंतस्थल काव्य का विप्लव कहा, उसकी काव्य रचनाओं को। ठीक है। साथ ही यहाँ पर मुक्तिबोध के काव्य की रचना जलते हुए अंगारों पर चलने वाले व्यक्ति की मन स्थिति किससे की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलते हुए अंगारों पर चलने वाले व्यक्ति की मन स्थिति से की गई है। किसकी तुलना? मुक्तिबोध की तुलना की गई है। साथ ही यहाँ पर रामविलास शर्मा अपनी राय प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा है कि अपराध भावना अनुसंधान कहा है। मुक्तिबोध के काव्य को क्या कहा है? अपराध भावना का अनुसंधान। अनुसंधान मतलब खोज। ठीक है। प्रभाकर माचवे ने इनके विषय में इसे लावा कहा है। क्या? लावा, जलती लावा। नामवर सिंह ने इन्हें अस्मिता की खोज कहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरह क्वेश्चन घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे लाइन में लगाने के लिए, चाहे मिलान के लिए लगाने के लिए, या वो लाइन अगर देखा जाए तो पूछा जा सकता है इनमें से ये कथन किनके द्वारा, किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है। अस्मिता की खोज किसने? नामवर सिंह द्वारा की गई है। मुक्तिबोध की पुस्तक अगर देखा जाए भारत इतिहास और संस्कृति, जो लास्ट में हम लोग ने देखा था, ये 1962 पर क्या हो गया था, ये मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। क्या मतलब? स्ट्राइक लगा दी थी। विष्णुचंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा नाम से मुक्तिबोध की जीवनी पर 1984 में जीवनी लिखी है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। किसने लिखा? विष्णुचंद्र शर्मा ने। किसके विषय में? मुक्तिबोध की आत्मकथा। कब लिखी थी? 1984 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती है। अब हम डायरेक्ट आते हैं इनकी रचना जो कि हमारी सिलेबस में लगी हुई है। इसमें कहता है कि एक साहित्य की डायरी। एक साहित्य की डायरी है क्या, इस चीज़ को देखने वाले हैं। क्या ये एक डायरी है या कुछ और विधा है?
कहता है गजानन माधव मुक्तिबोध की एक साहित्य की डायरी वस्तुतः डायरी ना होकर निबंध है। क्या है? डायरी ना होकर के निबंध है। फैंटेसी, तर्क, आत्माख्यान, मनोविश्लेषण आदि विविध रूपों से युक्त है। एक साहित्य की डायरी में मुक्तिबोध की निजी स्मृतियां न होकर साहित्य संबंधी तथ्यों का डायरी विधा में एक काल्पनिक मित्र के शव हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब अपने दोस्त मित्र के संगी सहपाठी के संवाद का इस चित्र में प्रस्तुत किया गया है। कहते हैं एक साहित्य की डायरी का प्रथम पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल श्रीकांत को दी गई थी। 1964 में किसको? श्रीकांत, अपने दोस्त को। उसका पांडुलिपि मतलब छायाप्रति। मुक्तिबोध की यह डायरी जबलपुर से निकलने वाली पत्रिका वसुधा साहित्य डायरी के रूप में 1957, 58 और 60 में प्रकाशित होती रही है। मतलब लगातार 3, 57, 58 और 60, 1960 में प्रकाशित हो रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कौन सा पत्रिका में? तो वसुधा पत्रिका में ये प्रकाशित होती है। कौन सा? वसुधा। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे कहता है यद्यपि इसके पूर्व नागपुर की पत्रिका नया खून में एक साहित्य की डायरी स्तंभ के रूप में प्रकाशित हो रहा था। मतलब इससे पहले नागपुर की पत्रिका नया खून में भी ये प्रकाशित हो रहा था, जो एक भाग था। कहानी नुमा इस डायरी का दूसरा प्रकाशन 25 जून 2000 ईस्वी को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुआ। कब? 2000, है ना, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। एक साहित्य की डायरी 13 प्रकरणों में इस प्रकार विभक्त है। कितने प्रकरणों में? टोटल 13 प्रकरणों में विभक्त है। पहला है तीसरा क्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन अब बहुत डीप से पूछे जाने लगी है। पहला क्या कहता है? तीसरा क्षण। दूसरा कहता है एक लंबी कविता का अंत। तीसरा कहता है डबरे पर सूरज का बीम, हाशिए पर कुछ नोट्स। पांचवा कहता है सड़क को लेकर एक बातचीत। छठा कहता है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। सातवां कहता है एक नए जन्म कुंडली एक। आठवां कहता है नए की जन्म कुंडली। नौवां कहता है वीरकर। 10वां कहता है विशिष्ट और अद्वितीय। 11वां कहता है कट्टुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। 13वां कहता है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। मतलब ये 2 भाग में विभक्त है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 2। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने एक साहित्य की डायरी को युग का ज्वलंत दस्तावेज कहा। क्या कहा? युग का ज्वलंत दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है। कौन? डॉक्टर शिव कुमार मिश्र। श्रीकांत वर्मा ने एक साहित्य की डायरी को नए सौंदर्य शास्त्र की तलाश कहा। क्या कहा है? नए सौंदर्य शास्त्र की तलाश कहा है। वस्तुतः मुक्तिबोध के प्रबुद्ध साहित्यकार मन मस्तिष्क में युग, जीवन, समाज, साहित्य और साहित्यकार को लेकर जो अनेकविध प्रश्न उठते हैं, उनके वैचारिक द्वंद्व और बहस चलती है। मतलब ये जो रचना है उसका मूल निचोड़ क्या है, इस पंक्ति में हम सभी को देखने को मिल रही है। कहता है वस्तुतः मुक्तिबोध के प्रबुद्ध साहित्यकार मन मस्तिष्क में, मतलब हमारे मन मस्तिष्क के युग में, जीवन में, समाज में, साहित्य और साहित्यकार को लेकर जो अनेक विध प्रकार प्रश्न उठते हैं, अनेक प्रकार के विधाओं के लिए प्रश्न जो उठते हैं, वैचारिक द्वंद्व जो होते हैं और बहस जो चलती है, उसी का संश्लिष्ट रूप है एक साहित्य की डायरी। क्या है? एक संश्लिष्ट रूप है, जो कि लिखते हैं साहित्य की डायरी, लेकिन ये एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। एक साहित्य की डायरी की शुरुआत मुक्तिबोध 20 साल पहले अपने किसी 15 वर्षीय मित्र केशव के साथ जंगल, पहाड़ों आदि में घूमने से करते हैं। मतलब ये जो एक साहित्य की डायरी जो रचना जो शुरुआत होती है, वो केशव नामक मित्र जंगल में घूमने के समय या दौरान होती है। लेखक को केशव ही ईड़ा, पिंगला और सुषमना, कुंडली, चक्र तथा हठ योगियों की सारी बात बताता है। मतलब ये जो रचना है, हमारे अंदर जो ईड़ा होती है, जो पिंगला होती है, जो सुषमना अवस्था होती है, जो कुंडली अवस्था होती है, जो चक्र होती है तथा हठ योग की जो रचना होती है, इस चीज को उनके मित्र द्वारा ये सारी बातें बताया जाता है। लेखक केशव के सिर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि केशव का सिर पीछे से बहुत बड़ा था, आगे की लंबा और विस्तृत था,
माथा साधारण और घनी घनी, भौहों के नीचे काली आंखें, बहुत गहरी, मानो दो कुएं पुतली के कांच से मढ़े हुए हो। मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, जो दोस्त का जो चेहरा का फेस का कटिंग था, उस चीज को यहाँ पर ये प्रस्तुत करते हैं केशव का। लेखक के अनुसार केशव उनके पिता के मित्र का लड़का था। क्या था? पिता के मित्र का लड़का था। गणित विषय में अच्छा होने के कारण लेखक के लिए मिडिल और मैट्रिक परीक्षा के लिए केशव का होना बहुत जरूरी था। लेखक और केशव में केवल एक बात को लेकर समानता थी। लेखक और केशव में केवल एक बात को लेकर समानता थी, वो है दोनों की घुमक्कड़ प्रवृत्ति। मतलब दोनों घूमने में मशगूल रहते थे। कि लेखक को केशव के द्वारा ही एक रहस्य का पता चलता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। मनुष्य का क्या है? व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। लेखक कला के 3 क्षण मानते हुए केशव को कहते हैं। कितने क्षण मानते हैं? 3 क्षण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछ जाने की संभावना है। 3 क्षण है। कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। मतलब पहला जो आता है, कितनी तेजी से अनुभव किया जाता है, उस चीज को दिखाता है। क्या है? कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसते हुए दुखते हुए मिरलों से विरथक हो जाना, मतलब अलग हो जाना, और ऐसा फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपना आंखों के सामने खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के से शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक की गरिमाणता। इस चीज को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर देखें हमने कि 3 क्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेखक परिवार और समाज के में बुजुर्गों में घटते वजन का कारण बताते हुए कहते हैं, अगर समाज और परिवार पर बुजुर्ग का वजन नहीं है तो आज मुख्यतः वे स्वयं दोषी है, अपराधी, और समय वे कहीं चूक गए हैं, इसलिए मात खा गए हैं। मतलब आजकल की जो स्वास्थ्य पर गिरावट आ रही है, इस चीज़ को बताते हैं। लेखक समाज में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, अनाचार के फैसले का मूल पात्र बुजुर्गों को ही मानते हैं। लेखक पान खाते हुए व्यक्ति की आशावादिता और दूरदर्शिता पर व्यंग करते हुए कहता है। मतलब वो जो व्यक्ति पान खा रहा है उस पर वो आशावादिता है, साथ ही साथ वो आगे जो होने वाला है इस चीज को अनुभव करते हुए कहते हैं, व्यंग करते हैं। मैं पान चबा रहा था, क्या कर रहा था? मैं पान चबा रहा था, सुर्ख खरू था। ऐसे मौके पर मनुष्य संभवतः बुद्धिमान हो जाता है और उसमें आत्मविश्वास की तेजस्विता रहती है, आशावादिता होता है, वह नसीहत दे सकता है, वह दूरदृष्टा होता है, चाहे तो वह पैगंबर हो, चाहे वह रोमांटिक प्रेमी बन सकता है। मतलब ये जो दूरदर्शिता वाले व्यक्ति होते हैं। लेखक ने कुंठा शब्द के बारे में कहा है कि कुंठा शब्द फ्रायडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है। मतलब ये जो कुंठा है वो फ्रायडवाद द्वारा जेनरेट है, या फिर मतलब उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है। साहित्य के लेखन के संबंध में लेखक का मंतव्य है कि जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य से निर्वाचन आवश्यक है। क्या है? साहित्य से निर्वाचन क्या है? आवश्यक है, मतलब जरूरी है। लेखक ने इस डायरी में केशव के अलावे एक और मित्र का भी जिक्र किया है या ये चर्चा की है। लेखक ने इस डायरी में कुटियान नामक एक पारसी और मराठी युवती का भी वर्णन किया है। कुटियान और काव्य सत्य नामक शीर्षक से में भी किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? पारसी और मराठी, ये दोनों जो पारसी और मराठी है युवती, दोनों का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या इसमें वर्णन किया गया है या नहीं किया गया है। इस चीज को भी यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया है। तो कौन कौन सा? पारसी और मराठी। ठीक है दोस्तों। कुटियान को लेकर इंदिरा नामक से भी जानते हैं कि कुटियान कृष्ण मुरारी शुक्ल की प्रेमिका है। ये पात्र इंपॉर्टेंट है जो इंदिरा है। साथ ही यहाँ पर कुटियान कृष्ण मुरारी शुक्ल की प्रेमिका है। कौन है? कृष्ण मुरारी शुक्ला की प्रेमिका है। कृष्ण मुरारी वकालत करने के लिए जब अपने गांव चला जाता है तो कुटियान को 100 रुपये महावरी भेजता रहता है। कितना?
100 रुपये, महावरी मतलब प्रत्येक माह। लेखक का मित्र कुटियान के बारे में कहता है, उसके आंसू का काव्य सत्य है, उसका उल्लास काव्य सत्य था, उसका प्रेम काव्य सत्य था, उसका विरह काव्य सत्य है, उसका वियोग काव्य सत्य है। लेखक ने वसुधा में प्रकाशित अपनी इस डायरी को जब वकील यशराज को सुनाया तो उसने इसे बिल्कुल फ्रॉड बताया था। क्या बताया था? फ्रॉड मतलब चोरी का माल। लेखक ने व्यक्तिगत ईमानदारी में कहा है कि व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना लेखक का क्या है? धर्म है। एक साहित्य की डायरी में तीसरा क्षण उपशीर्षक का प्रकाशन वसुधा में नामक 1958 ईस्वी में होता है। कब? वसुधा में 1958 तीसरा क्षण, है ना। डबरे पर सूरज का बिंब उपशीर्षक का प्रकाशन वसुधा पत्रिका सितंबर 1957 में होता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाशिए पर कुछ नोट्स, ये प्रकाशन 1957 में होता है, वसुधा में होती है। सड़क को लेकर एक बातचीत, ये भी 1957 वसुधा में होती है। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह 1958 ईस्वी में वसुधा नामक पत्रिका में होती है। एक साहित्य की जन्म कुंडली एक और दो का प्रकाशन भी 1957 ईस्वी में वसुधा में भी होता है। वीरकर उपशीर्षक का प्रकाशन वसुधा 1957 ईस्वी में होता है। कटुयान और काव्य सत्य उपशीर्षक का प्रकाशन 1957 ईस्वी में होता है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का प्रकाशन 1957 में। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 2 जो प्रकाशन होता है उसका भी 1960 और 61 के बीच में होता है। मुक्तिबोध ने अपनी इस डायरी के 3 वर्गों के चर्चा की है। प्रथम क्षण जो हम लोग ने देखा अनुभूति का, दूसरा क्षण चिंतन का, पहला अनुभूति, दूसरा चिंतन और तृतीय अभिव्यक्ति। समझ रहे दोस्तों? पहला अनुभूति, दूसरा चिंतन और तीसरा अभिव्यक्ति। मुक्तिबोध वर्गीय चेतना के अधिक निकट है, अतः उन्होंने इस साहित्यिक डायरी में वर्गीय भावनाओं पर पूरी ईमानदारी से अभिव्यक्त किया है। समासस्ता कहा जा सकता है कि एक साहित्य की डायरी में मुक्तिबोध की व्यक्तिगत प्रतिभा, सूक्ष्म विश्लेषण दृष्टि, सामाजिक परिवेश एवं परिस्थितियों का गहन अध्ययन, साहित्य के प्रति आस्था और निष्ठावान चिंता मनन क्या है? दर्शनीय है, मतलब इस चीज में देखने को मिलती है। मुख्य कथन अगर देखा जाए तो इसमें कहता है कि मुझे लगता है, मुझे मतलब लेखक को, मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है। मन क्या है? एक रहस्यमय लोक है। उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां गीली हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबा हुआ है, वहां अथाह काला जल है, उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है। मतलब जो हमारे अंदर जो डर रहता है इस चीज के बारे में, उस चीज को फैंटेसी के रूप में प्रस्तुत किया है यहाँ पर मुक्तिबोध ने। किसी वस्तु या दृश्य भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्यबोध होता है। लेखक कहते हैं निज और पर मतलब, निज मतलब अपना, पर मतलब दूसरे, या फिर स्वपक्ष और वस्तुपक्ष। स्वपक्ष मतलब अपना, वस्तुपक्ष मतलब दूसरे पक्ष, दोनों जब एक हो जाते हैं तब तदात्मय उत्पन्न होता है। तब क्या होता है? तदात्मय उत्पन्न होता है। कथन किसका है? केशव। केशव कौन था? लेखक का दोस्त। केवल तटस्थ व्यक्ति ही तदाकार हो सकता है, मतलब जो मजबूत आदमी होते हैं वही आगे बढ़ सकता है, जो धैर्यवान होते हैं वही। कवि की फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है। कवि की फैंटेसी भाषा को क्या कर देते हैं? समृद्ध बना देती है। उसमें नए अर्थ अनुसंग पर भर देती है, शब्द को नया चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। कवि क्या करता है? भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है वह निसंदेह महाकवि है, लेखक का कथन है। जो भाषा का निर्माण करता है वही क्या है? महान कवि है, कथन है लेखक का। पहले समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन था, आज नवयुवकों और बालकों का जोर है। पुराने जमाने में भूखे व्यक्ति को अन्न देने से जितना पुण्य लगता था, आधुनिक काल में शायद उससे भी अधिक पुण्य श्रम से मलिन और थके हुए व्यक्ति को एक कप गरम गरम चाय प्रदान करते हुए 2 मीठी बातें करने से लग जानी चाहिए। मतलब पहले क्या होता था, एक गरीब आदमी को खाना खिलाने से जो पुण्य मिलता था, अब वो
पुण्य, दो बातें, दो मीठी बातें बात करने से होनी चाहिए, ये लेखक का मानना है। आलोचक साहित्य का दरोगा है। आलोचक क्या है? साहित्य का दरोगा कौन है? तो आलोचक है। माना कि दरोगापन बहुत बड़ा कर्तव्य है। साहित्य, संस्कृति, समाज, विश्व तथा ब्रह्म सम्मान के प्रति, लेकिन मुश्किल यह है कि यह जितना ऊंचा उत्तरदायित्व सिर पर ले लेता है, अपने को उतना ही महान अनुभव करता है। और सच्चे लेखक जितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेता है, समय को उतना ही अधिक तुच्छ और अनुभव करता है। हर जमाने में गरीबी को मुश्किल रही है। हर जमाने में एक श्रेणी का दिल नहीं खुला है, बहुत विशाल श्रेणी का भारतीय जनता का मेहनत कश का। ये एक प्रकार से व्यंग है उन अमीरों के लिए जो सब कुछ होने के बाद भी दूसरे के प्रति थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं रखते हैं। उनके ऊपर करारा व्यंग है। आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं है, समय सच्चाई ही है, क्योंकि वह ऐंठती नहीं, सजनता के साथ लेकर चलती है। मतलब हम अगर किसी को उनकी वास्तविकता मुंह पर अगर बोल दें तो काफ़ी कड़वी लगेगी, साथ ही हो सके तो मेरे साथ दोस्ती भी तोड़ देगी। तो ये उस चीज़ को दिखा रहे हैं। आगे कहता है कि अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। जो अंधी चीज होती है, जो अंधापन आ जाता है जैसे धर्म में, तो ये क्या है? उससे भी ज़्यादा भयंकर चीज है। खूबसूरत कागज सुंदर होता ही है, खूबसूरत कागज सुंदर तो होता ही है, लेकिन यदि वह कोरा हुआ और उसमें, मतलब कोरा मतलब कुछ भी, अगर वो कोरा हुआ तो कोई मर्म वचन लिखे हुए ना रहे, तो सौंदर्य में रहस्य ना हो तो वह खूबसूरत चौपटा है। मतलब एक सादा कागज खूबसूरत होता है, इसमें कोई दो मत या शंका नहीं है, लेकिन उसमें जो वचन, जो वाक्य लिखे गए हैं, अगर उस सौंदर्य में रहस्य अगर नहीं है, मतलब पढ़ने के बाद जो एक नया ज्ञान अगर उसमें नहीं मिलता है, तो वो जो उसकी खूबसूरती है वो क्या है? नहीं के बराबर है, चौपटा, मतलब खत्म कर सकते हैं। काव्य में हमेशा अनिवार्य रूप से जीवन के मूल्य या आदर्श प्रकट नहीं होते, मात्र भाव प्रकट होते हैं। क्या भाव? मनुष्य की ज्ञान शक्ति की भी सीमाएं हैं, क्या इसे पहचानना जरूरी नहीं? ये सब दोस्तों एग्जाम में पूछी जाएगी कि निम्नलिखित में से ये कौन सा कथन किस कहानी या किस रचना से, किस निबंध से ली गई है, मिलान के लिए कह सकता है। ठीक है, या पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। इसलिए हम लोग इसको इग्नोर बिल्कुल ना करेंगे, अगर करेंगे तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है, लेखक का कथन है। क्या कहते हैं? डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का क्या है? सबूत है। हर जमाना अपने अपने ढंग से कामयाब होता लोग तैयार करता है। जो लेखक अपने हृदय को निरंतर संशोधन और संपादित नहीं करता, उसका विकास क्या हो जाता है? रुक जाता है। यह संशोधन और संपादन कवि की जीवन दृष्टि के द्वारा ही संपन्न होना चाहिए, स्वांग रचने के लिए नहीं। ये किसका कथन है? यशराज का। कहते हैं कि हमारी नई कविता में बहुत बार ऐसी भाव विचार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत प्रक्रियावादी है। नई कविता की फॉर्म का सवाल नहीं है, सवाल है उन दृष्टियों का जो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। गलत ही नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी है। एक सच्चा लेखक जानता है कि कहाँ कमजोर है और उसने कहाँ सच्चाई से जी चुराया है, कि उसने कहाँ लिपापोती कर डाली है, कि उसने कहाँ उलझा चढ़ा दिया है, और उसे वस्तुतः कहना क्या था और क्या कहा गया है, उसकी अभिव्यक्ति कहाँ ठीक नहीं है, वह इसे बखूबी जानता है। कहने का मतलब है किस चीज़ के बारे में लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, कितना झूठ लिखना चाहिए, कितना नहीं लिखना चाहिए, इस चीज़ को वो लेखक भली भांति जानता है। सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है। खुद का दुश्मन मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ या गलत होता हूँ, इस चीज़ को खुद वो सामना करेगा। वह अपनी आत्म शांति को भंग करके ही लेखक बना रह सकता है। इसलिए लेखक अपनी कसौटी पर दूसरे की प्रशंसा तो भी करता है और आलोचना भी। वह अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीवन की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से भी। नई कविता में दो तबके के काम हो रहे हैं।
दो तबके मतलब दो तरह के। एक वे जो खाते पीते वर्ग के सुशिक्षित लोग हैं, उन्हें खूब अच्छी फुर्सत है, उसका वे सदुपयोग भी करते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण पुस्तकें सुलभ है, वे कला कौशल भी हैं। इसके अलावा उनमें से बहुत तेरों में वैज्ञानिक दृष्टि से भी हैं। काव्य सत्य भावना प्रसूत है, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व है। हम उसे कैसे काव्य सत्य कहकर नहीं टाल सकते। वह सत्य हमारे व्यक्तिगत से कुछ मांग करता है। क्या करता है? हमारे व्यक्तिगत राय से मांग करता है। आत्मपक्ष और परिस्थिति पक्ष एक ही वास्तविकता के दो अंग हैं और इन दोनों में से ऐसे गहरे अंत संबंध हैं जिनकी सही सही पूरा पूरा ब्यौरा देना नामुमकिन है। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, मतलब जैसे हेड और टेल होता है ना एक दूसरे के पूरक, उसी प्रकार आत्मपक्ष और परिस्थिति पक्ष क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। मैं सामान्य उसको समझता हूँ जिसमें अपने भीतर के असामान्य के उग्र आदेश का पालन करने का मनोबल ना हो। मैं अपने को ऐसे ही आदमी समझता हूँ, मैं मात्र सामान्य हूँ, मैं नामी गिरामी हूँ, यह बात अलग है। मैंने उससे कुछ पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना कौन सी है, 1 मिनट तक उसे मेरी तरफ देखा और फिर टूटते छूटते ही कहा, संयुक्त परिवार का ह्रास। मतलब आजकल जो परिवार मिला हुआ रहता है, मिलने के बाद अलग होने लगते हैं, इस चीज़ को वो 1 मिनट में देखकर उसको बता देते हैं 20 वर्षों के बीच में जो घटना घटित होती है। मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है पुराने के प्रति और नए के प्रति आशावादिता दृष्टि खत्म की जाए और नया क्या है उसका तत्व और रूप क्या है यह निर्धारित किया जाए। जब यह प्रक्रिया जीवन में, घर में, आय और परिवार में शुरू होगी तभी वह साहित्य में भी शुरू होगी। साहित्य जीवन से उपजता है और अंततः उसका प्रभाव भी जीवन भर पे ही रहता है, जीवन भर होता है। क्या लेखक के लिए परम आवश्यक नहीं है कि वह विश्व जनता के अभ्युत्थान को देखे और समाज को उत्पीड़न और करने वाली व्यक्तियों से सचेत हो, उसके प्रति विद्रोह करने वाली ताकतों से ही सहानुभूति रखे, है ना। ये क्या है, उस चीज को बता रहे हैं। आजकल के लेखक कार्य में आत्मपरक पक्ष को महत्व देकर वस्तुपरक पक्ष की उपेक्षा की जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चित्र करते हुए समय आत्मपरक पक्ष को प्रधानता दी जाती है, वस्तुपरक को नहीं, मतलब उसको गौण रखा जाता है। यह रवैया असर टेक्निक पर पड़ता है, जो कि उनके दृष्टि से ये ठीक नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट, और विद्वानों की राय तो हम लोग ऊपर ही देख चुके थे कि इनके विषय में कौन सी राय दी गई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और सटीक सारांश आप सभी के बीच में, उम्मीद करते हैं इसको आप ध्यान से सुन करके नोट डाउन करते होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल के साथ बने हुए हैं। और हम बिल्कुल यह कदापि नहीं चाहेंगे कि हम आपके विश्वास को टूटने दें। हमेशा हम आपके साथ हैं और इसी विश्वास के साथ आप हमारे साथ और हम आपके साथ रहेंगे और एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक करेंगे। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही एक नए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।